Wednesday, smack in the आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका सूत्रधार, आपका रेजिडेंट क्रिकेट एनालिस्ट जेमी ऑल्टर। शो का नाम है द ऑल्टरनेट व्यू हियर ऑन ग्लैंस, लॉक स्क्रीन एंड ऑन रिपोसो। वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। शो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि पहले आप लाइक ठोकिए, हार्ट्स ठोकिए, कमेंट करिए, ताकि आई नो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग बट ऑल्सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस शो। अगर आप इस शो के नेचर से वाकिफ हैं तो आप जानते होंगे कि हम बहुत बहुत यानी कि बहुत बातें करते हैं हमारे पसंदीदा गेम को लेकर, खेल को लेकर, क्रिकेट को लेकर। आज लेकिन हम भारतीय टीम के बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ, शायद थोड़ा करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल कल जो दूसरा टेस्ट मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मीरपुर में, वो शुरू होने को जा रहा है। एंड वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट दैट मैच इज, especially given the WTC cycle and the final that's in about 7 odd months from now. लेकिन आज का जो शो है दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, it's something which, well, it's taking test cricket by storm. Bazball. अगर आप इस टर्म से वाकिफ हैं तो आप बिल्कुल जानते हैं कि मैं कौन से सीरीज, कौन से खिलाड़ी और कौन से टीम के बारे में बात कर रहा हूं। बट इन केस आपको बेसबॉल टर्म का मतलब, बेसबॉल टर्म का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो शॉर्ट में दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। बेसबॉल यानी कि बैज इज द निकनेम फॉर ब्रेंडन मैकलम, क्रिकेट की जगत का एक बहुत बहुत बड़ा नाम, न्यूजीलैंड क्रिकेट का शायद सबसे एंटरटेनिंग नाम आफ्टर मार्टिन क्रो। ब्रेंडन मैकलम जो पूर्व न्यूजीलैंड खिलाड़ी थे, कप्तान थे, 2015 वर्ल्ड कप फाइनल तक इसी अग्रेसिव डेयरिंग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को खेलते हुए ब्रेंडन मैकलम यानी कि बैज का नाम न्यूजीलैंड क्रिकेट के पन्नों में बिल्कुल टॉप तक पहुंचा। वो दोस्तों कुछ 8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसी ब्रेंडन मैकलम को अपना टेस्ट टीम का कोच बनाया गया था। और जिस दिन दोस्तों मुझे यह खबर मिली कि ब्रेंडन मैकलम जैसे डैशिंग, मैवरिक, अग्रेसिव प्लेयर जो कोच रह चुके हैं सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स के एज फार एज कोचिंग गोज, व्हेन आई हर्ड कि ईसीबी ने इस खिलाड़ी को अपना टेस्ट क्रिकेट का कोच बनाया, मैंने कहा यार या तो ये सीधा टॉप का डिसीजन है या तो ये टोटल फ्लॉप है। बिकॉज अगर आपने कभी ब्रेंडन मैकलम को देखा है तो द वे ही प्लेड हिज क्रिकेट, इट वाज डैशिंग, इट वाज इनोवेटिव, ही वाज प्लेइंग लैप शॉट्स एंड रैम्प शॉट्स, ही वाज अ मैवरिक, अग्रेसिव, रिस्क टेकिंग कैप्टन। तो किसने सोचा होगा कि उसी ब्रेंडन मैकलम को कोच बनाने के बाद जिस इंग्लैंड टीम ने मैकलम के आने से पहले अपने पिछले 18 टेस्ट मैच में केवल एक जीता, वो टीम दोस्तों आज टेस्ट क्रिकेट में तूफान मचा रहा है, आग लगा रखा है। बिकॉज बेसबॉल, द टर्म बेसबॉल which was coined by a British journalist last summer, जब उसी टीम को लेके, मोटा मोटा उसी टीम को जो इंग्लैंड में, जो इंडिया में हारी थी, जो एशेज हारी थी, जो बिल्कुल डाउन इन द डंप्स थी, बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे, कुछ प्लेयर्स के सर के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, जो रूट केवल रन बना रहे थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको लेकर ब्रिटिश प्रेस ने कहा कि यार इनको बाहर करो, क्या होगा इस टीम को। और फिर अचानक तुरंत ऑलमोस्ट लाइक एक घोड़े पे सवार हो गया। क्यों मैंने घोड़े का सवार का जिक्र किया था? क्योंकि ब्रेंडन मैकलम क्रिकेट के बाहर वो हॉर्स रेसिंग पर, हॉर्स गैम्बलिंग पर बहुत शौकीन है। इनके खुद एक स्टड फार्म है न्यूजीलैंड में और बहुत ये हॉर्स पालते हैं, तो इसीलिए मैंने हॉर्स राइडिंग का जिक्र किया था। अलॉन्ग कम्स ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स, द एनिग्मेटिक ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जिनके बारे में बहुत बात करेंगे हम शो पे। ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स को मिलाया गया, यानी कि टेस्ट कप्तान, नए टेस्ट कप्तान और नए टेस्ट कोच। उनसे कहा गया था कि तुम टेस्ट क्रिकेट को बदलो, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक जोश, एक जज्बा वापस लाओ, शेड ऑल द इनोवेशंस ऑफ द पास्ट 1.5 years, जब टीम हर जगह जाके हारी है। और दोस्तों नतीजा क्या था? न्यूजीलैंड के साथ एक सीरीज था, वो सीरीज वो जीते, बड़े बड़े रन चेस किए थे। जहां एक होता है प्लेटफॉर्म कि आप 350 रन चेस कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल साबित हो चुका है कई सालों से। वहीं बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने कहा नहीं, हम मार सकते। जॉनी बेयरस्टो ने रन मारे, जो रूट ने
रन मारे, बेन स्टोक्स ने रन मारे, बॉलर्स ने विकेट्स लिए, और इसी दम पे दोस्तों उसके बाद साउथ अफ्रीका एक पहला मैच हारने के बाद इंग्लैंड बाउंस बैक एंड वन दैट सीरीज 2-1। उसके बाद इंडिया आई थी इंग्लैंड, आपको याद होगा वो पांचवा टेस्ट मैच था जो 2021 का पांचवा टेस्ट मैच था जो कोविड आउटब्रेक के कारण एक साल तक पोस्टपोन किया गया था। वहां पे उसी बेसबॉल फॉर्मूला से लेकर इंग्लैंड चेज सम 368 विद लाइक अ होल डे टू स्पेयर। तो जब ये जोश और जज्बा चल रहा था तभी दोस्तों लोगों ने कहा अच्छा है, ठीक है, पर क्या ये बेसबॉल फॉर्मूला इंग्लैंड के बाहर चलेगा? और इन दो व्यक्ति को लेकर लेट मी जस्ट पुट अप अ पिक्चर ऑफ दीज टू पीपल हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैकलम। बेसबॉल, आज हम बात कर रहे हैं द बेसबॉल इफेक्ट। तो इसी इफेक्ट को लेकर जो लगातार 5-6 टेस्ट मैच में इतना सफल साबित रहा इंग्लैंड में, लोगों ने कहा ठीक है, वर्ल्ड कप के बाद तो इंग्लैंड टीम पाकिस्तान जाएगी, वहां के विकेट्स कुछ और हो सकते हैं, वहां बहुत सारे टीम स्ट्रगल करते हैं, वहां कैसा चलेगा ये? क्योंकि आपको याद दिला दूं कि साउथ अफ्रीका गई थी इस साल पाकिस्तान, वो हारी। बांग्लादेश गई थी पिछले साल, वो हारी। ऑस्ट्रेलिया गई थी इस साल कुछ 7-8 महीने पहले। द विकेट्स इन दोस 3 मैचेस दोस्तों इतने पाटा, इतने फ्लैट, वो बेसिकली हाईवे थे, रोड थे, लेकिन इट वाज अ ट्रेडिशनल क्रिकेट। लेकिन आखिरी में ऑस्ट्रेलिया इन अ वेरी हार्ड फॉट सीरीज दे मैनेज टू विन दैट थर्ड टेस्ट। बट उस सीरीज को हम देखें तो लोगों को लगा यार ये ब्रेंडन मैकलम, ये बेसबॉल, ये अग्रेसिव इंटेंट, ये कहां चलेगा पाकिस्तान में? बट दोस्तों हुआ क्या? अच्छा, यहां एक कमेंट आया है, अरुण आप इतना अच्छी हिंदी कैसे बोल सकते हो? दोस्त मैं मुंह से बोल सकता हूं। नहीं, ये बहुत एक पुराना एक जोक था जो मेरे फादर श्री टॉम वॉल्टर साहब कहा करते थे किसी से जब पूछते हैं। दोस्त मैं दिखता बिल्कुल अंग्रेज हूं, आप शायद नए आए हो, पहला मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस शो पे। मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा परिवार तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए यहां हिंदुस्तान में बसी है। मैं भी यहीं पे मेरी पैदाइश हुई, मेरे फादर की पैदाइश यहीं हुई थी, मेरे दादाजी की पैदाइश यहीं हिंदुस्तान में हुई, तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी हूं। शो पे पहली बार आए हो तो लाइक ठोकी, हार्ट ठोकी, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बट गेटिंग बैक टू द शो, बेन स्टोक्स की टीम इंग्लैंड जाकर 1 नहीं 2 नहीं 3 टेस्ट मैच जीते, और कैसे? बाय प्लेइंग दैट टिपिकल अग्रेसिव ब्रांड ऑफ बेसबॉल क्रिकेट। उन विकेट्स पे दोस्तों जिनका मैंने भी जिक्र किया था कि जहां ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान बोथ स्ट्रगल टू बोल ईच अदर आउट इन अ हाई स्कोरिंग सीरीज अबाउट 6-7 months ago, उन्हीं विकेट्स पे दोस्तों, पाटा विकेट्स पे पहला मैच जो था वहां पे मुल्तान में, आईसीसी गिव इट अ पुअर रेटिंग। उन 3 विकेट्स पर दोस्तों इंग्लैंड के बॉलर्स ने 60 विकेट लिए, 60 विकेट, बहुत बड़ी बात है ये। बेन स्टोक्स कैप्टनसी वाज अग्रेसिव, देयर वाज अ बोल्ड डिक्लेरेशन इन द सेकंड टेस्ट, देयर वाज अ टाइम व्हेन इट लुक्ड लाइक इवन इन द सेकंड टेस्ट कि इंग्लैंड शायद हारे वो मैच। पाकिस्तान का टारगेट तकरीबन 60 रन का था, कुछ 4-5 विकेट्स बाकी थे, और एक बार फिर से बॉलर्स ने कमाल दिखाया एंड दे स्वंग दैट सीरीज आउट। इवन इन द थर्ड एंड फाइनल टेस्ट when Pakistan got to 300 runs, England came out all guns blazing। तो इसी बात को लेकर हम बहुत सारे चर्चा करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है बेसबॉल को लेके, मैकलम को लेके, टेस्ट क्रिकेट को लेके, कुछ भी हो क्रिकेट की दुनिया से जुड़े, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। बट द पॉइंट इज, लाइक दिस ग्राफिक सेज, द बेसबॉल इफेक्ट। इस पिछले 7-8 महीने में जो सफर रहा, द वे दैट दिस इंग्लैंड टीम हैज गॉन आउट एंड वन टेस्ट मैचेस इन अ बोल्ड एंड अग्रेसिव वे, अब लोग पूछ रहे हैं कि इज दिस बेसबॉल एक्चुअली चेंजिंग द फेस ऑफ क्रिकेट? क्योंकि बहुत सारे लोग, मीडिया, फैंस, पंडित्स, पूर्व खिलाड़ी, करंट खिलाड़ी, वो इस बेसबॉल फॉर्मेट से बहुत खुश हैं एंड दे बिकम बिग फैंस। इसी बात को लेकर पहला पोल आप सभी प्यारे दर्शकों के लिए, इज बेसबॉल, कैन बेसबॉल चेंज द फेस ऑफ टेस्ट क्रिकेट? आपके पास 30 सेकंड है अपने लॉक स्क्रीन पर, जल्दी से आप टाइप करिए। टाइप के आपके पास 2 बटन दबाने, या तो यस या no. Just tap yes, tap no, and I want to see whether you agree with this question. Can baseball, like many people are saying, can baseball change the face of test cricket? मैं पीता हूं एक कॉफी हल्का सा, and then we'll change this discussion, we'll take the discussion further. Lots of players, बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में बात करना है। Of course, Ben Stokes, the enigmatic, talismanic Ben Stokes, उनके बारे में बात करेंगे। Time is up। आप लोगों ने क्या फैसला किया? ओहो, 100%, यानी कि पूरे 100% of the viewers, of the people who polled have said yes, indeed, baseball can change the face of cricket. Who has been the bigger impact in baseball? Is it McCullum or is it Ben Stokes? बात करते हैं दोस्तों बेन स्टोक्स की। इस बंदे ने, नहीं चलिए, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ब्रेंडन मैकलम। आई वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग अबाउट ब्रेंडन मैकलम।
जब ये टर्म दोस्तों बेसबॉल शुरू हुआ था जून के महीने में इस साल के, तो मकलम ने खुद कहा कि यार ये थोड़ा सिली टर्म है, ये क्या है। अब आप इस तस्वीर में इनकी शक्ल देखिए, दिस इज अ टिपिकल पोकर फेस, गैम्बलर्स फेस। इनके चेहरे पे दोस्तों कोई भी हिंट नहीं है कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बट जो भी सोचते हैं मकलम और जो भी करते हैं मकलम, 8 महीने के स्पैन के अंदर जरूर इस इंग्लैंड टीम पर और बेशक टेस्ट क्रिकेट पर ब्रेंडन मकलम का छापा लग चुका है। बिकॉज ही इज अ मैन, लाइक आई सेड, he's been a maverick player। वो इतने दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं। he changed the face of the IPL 2008 में चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहला मैच आईपीएल का, जहां इतना चर्चा हो रहा था कि क्या है इस लीग को लेकर। he scored 158 in that match, and from that time the rise of Brendan McCullum the entertainer truly began, and he ended up with also a 300 in a test match। तो अगर हम ब्रेंडन मकलम के बारे में बात करें, ये एक रिस्क टेकर हैं। और सबसे अहम बात इस नाचीज की राय में कि बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मकलम हैव हैड दिस जोड़ी, देव ईच बॉट इनटू अदर्स फिलॉसफीज, और अभी ये जो चल रहा है, आई थिंक इट्स गोइंग टू हैव अ मैसिव इंपैक्ट, खासकर पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ाना टेस्ट क्रिकेट को लेकर। जहां डर है बहुत लोग के मन के अंदर और दिलों के अंदर कि शायद टेस्ट क्रिकेट थोड़ा कम होते जा रहा है, बहुत कम लोग मैचेस को देखने आएंगे। मेरा ये मानना है, आई होप इट कम्स ट्रू, कि जहां भी मकलम और स्टोक्स की इंग्लैंड टेस्ट टीम जाएगी, वहां और भी लोग देखने आएंगे कि यार ये बेसबॉल होता क्या है, ये बेसबॉल कब तक चलेगा, ये बेसबॉल कितने दूसरों टीम पर इंपैक्ट छोड़ेगा। एक सवाल लेते हैं अरुण का, थोड़ा ऑफ बीट टॉपिक है ये। अरुण पूछ रहे हैं कि अगले साल के ओडीआई वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। वेल, अगर आप नहीं जानते हैं व्यूअर्स, तो अगला साल का जो वर्ल्ड कप है, जो तकरीबन 10 महीने के बाद शुरू होने वाला है, वो खेला जाएगा यहां इंडिया में। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट इंडिया एज फेवरेट्स। मानता हूं बहुत बार मैं इस बात का जिक्र भी कर चुका हूं अपने इसी ग्लांस लाइव स्क्रीन शोज पे कि टीम को लेकर थोड़े प्रॉब्लम्स है। वी सॉ द प्रॉब्लम्स रिसेंटली इन बांग्लादेश, जहां पे टीम सीरीज हारी 2-1। बट if Virat Kohli, Rohit, if Gill, if Ishan Kishan, if Shreyas, if Surya, if the bowlers, if Jadeja, Pandya, अगर ये सारे प्लेयर्स दोस्तों फिट रहे, इन्हें रेगुलर प्लेइंग टाइम दिया गया अगले 10 महीने तक, आई थिंक इंडिया कैन डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप। दे हैव द टीम, दे हैव द प्लेयर्स। और घरेलू वर्ल्ड कप दोस्तों, घरेलू वर्ल्ड कप की सारे टीमों में से आई थिंक इंडिया रिमेन्स द टफेस्ट, क्योंकि इंडिया में टीम को हराना बहुत बहुत मुश्किल साबित हो चुका है बाकी प्लेयर्स के लिए। चलो, लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। आई एम गोना ब्रिंग अप another image of this fantastic captain we've seen here, Ben Stokes। Ben Stokes दोस्तों, इनके बारे में हम खुद करें, जहां इस हाल ही में इस पाकिस्तान सीरीज के बारे में बात करें, तो वहां पे इनका ब्रिलियंट, इनोवेटिव, डेयरिंग कैप्टनसी थी। जहां कोई प्लेयर थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म था, उन्हें खिलाकर, ओपनिंग पे खिलाकर द रिजल्ट्स केम इन द फाइनल टेस्ट। 18 साल के युवा खिलाड़ी रेहान अहमद, उन्हें मौका दिया था। 18 साल के, मतलब बहुत कम दोस्तों प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 18 साल पे अपना डेब्यू कर चुके हैं। ही गेव हिम दैट। और हालांकि खुद बेन स्टोक्स की बैटिंग और बॉलिंग रिजल्ट्स थोड़ी फीकी थी, ही हार्डली बोल्ड इन फैक्ट, बट his captaincy, that declaration in the second test, knowing which bowler to bringing on Jack Leach, this just underlined कि जहां बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं दोस्तों, we saw him in the 2019 World Cup in the final, we saw him in the recently 2 months ago in the T20 World Cup final, less than 2 months ago। हम बेन स्टोक्स द खिलाड़ी, द ऑलराउंडर, इनके बारे में तारीफ की कोई मतलब गुंजाइश नहीं, बिकॉज वी नो व्हाट ही कैन डू। बट बेन स्टोक्स की कैप्टनसी इन अ टफ सीरीज, इन अ सीरीज वेयर मेनी सेड यार इंग्लैंड क्या वहां जीत पाएगी, जीते क्या, 3 टेस्ट मैच वो जीते। आई थिंक दिस वाज बेन स्टोक्स सीरीज, एवरी सिंगल कॉल ही मेड, इट वर्कड आउट। और आपके सामने मैं बेन स्टोक्स का सीरीज के बाद का एक कोट आपके सामने यहां मैं लाना चाहूंगा दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। वी जस्ट ब्रिंग अप दैट कोट। अच्छा चलिए, कोट आई थिंक आई हैव नॉट मैनेज्ड टू पुट इट अप हियर, बट आई विल रीड इट आउट टू यू। बेन स्टोक्स ने कहा, दिस इज आफ्टर द थर्ड टेस्ट, यू मेक बेटर डिसीजंस व्हेन यू आर नॉट टेंटेटिव। No one is worried about getting out. You don't accept getting out, but you accept getting out is part of batting. Releasing that fear of failure is why we are getting results. दोस्तों, there you have it. In Ben Stokes' word, डर निकालना, हारने का डर निकालना, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत ही बड़ा
अपनी फिलॉसफी है। क्योंकि अगर हम केवल इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करें तो सालों से, मतलब 90 से, अर्ली 90 से, 93 94 से जब मैंने टेस्ट क्रिकेट को देखना शुरू किया था प्रॉपर्ली, तो इंग्लैंड टीम के पास खिलाड़ी अच्छे थे, अच्छे बैट्समैन थे, अच्छे बॉलर्स थे, स्पिनर्स वीक थे, पर हमेशा वो हारते थे, और खासकर बाहर। तो टू शेड दैट क्लोक ऑफ, दैट टिपिकल एक मेंटालिटी है इंग्लैंड क्रिकेट में सालों से कि हम ऐसे खेलेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करना है, टू शेड दैट। और इसीलिए जब बेन स्टोक्स कहते हैं कि रियलाइजिंग दैट फियर ऑफ फेलियर इज व्हाई वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, और इन पिछले 7 महीनों में अगर हम इस टीम की ट्रेजेक्टरी को देखें, इनका ग्राफ देखें, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां खिलाड़ी ने काउंटर अटैक किया और काउंटर अटैक कर चुके हैं। गिलक्रिस्ट, हेडन, सहवाग, क्रिस गेल, बहुत सारे प्लेयर दोस्तों मॉडर्न क्रिकेट में काउंटर अटैक कर चुके हैं। लेकिन 1 से लेकर 11 तक हर खिलाड़ी में वो माइंडसेट डालना कि जाओ आप मारो, अगर आप आउट भी हुए कोई बात नहीं, हमें हारने का डर नहीं है। और मकरम ने कहा था कि हम टेस्ट मैच ड्रॉ खेलने के लिए नहीं खेलते, हम हर मैच, हर सेशन, हर दिन हम जीतने के लिए खेलते हैं। और अगर उस जीत की खोज में, उस जीत की राह में कहीं 1-2 मैच हम हार गए तो कोई बात नहीं। एंड आई बिलीव यही मेंटेलिटी दोस्तों असर दिखा रही है इस इंग्लैंड टीम में, खासकर पाकिस्तान में। बट आपको क्या लगता है, इज बेन स्टोक्स, बिकॉज वी सीन माइकल एथरटन पूर्व इंग्लैंड कप्तान, नासिर हुसैन पूर्व इंग्लैंड कप्तान, डेविड गावर पूर्व इंग्लैंड कप्तान और एलिस्टर कुक पूर्व इंग्लैंड कप्तान, इन 4 दिग्गज इंग्लैंड खिलाड़ियों ने कहा हाल ही में इस सीरीज के बीच कि बेन स्टोक्स जो कर रहे हैं, इट इज पुटिंग हिम ऑन द रोड टू ग्रेटनेस। इसी बात पर मैं आप सबके लिए एक और पोल लाऊंगा, इज स्टोक्स ऑन हिज वे टू अ रिकॉर्ड सेटिंग कैप्टनसी करियर। 10 ही टेस्ट मैच हुए जिनमें से वो 9 जीते हैं दोस्तों, तो कुछ तो है बेन स्टोक्स के बारे में। आपको क्या लगता है, इज इट टू सून टू जज? क्या अभी बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? बेशक एशेज बाकी हैं, इस टीम को बेसबॉल का अप्रोच इंग्लैंड में दिखाना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज में दिखाना पड़ेगा, जहां भी जाएंगे लोग पूछेंगे अब तुम दिखाओ बेसबॉल। डू यू थिंक कि बेन स्टोक्स, क्योंकि बेन स्टोक्स क्या है, 31-32 के हैं, ज्यादा साल नहीं है, हाल ही में उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट तो लिया है, तो ही इज बेसिकली नाउ लुकिंग एट टेस्ट क्रिकेट। डू यू थिंक दोस्तों, इज बेन स्टोक्स ऑन हिज वे टू अ रिकॉर्ड सेटिंग कैप्टनसी करियर? इंडीड आप में से 100% लोग कह रहे हैं जी हां कि बेन स्टोक्स में कुछ बात है और वो बिल्कुल एक रिकॉर्ड सेटिंग करियर की राह पर चल रहे हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बेन स्टोक्स दोस्तों। आपको बता दूं कि 3 हफ्ते जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में है, ऑलरेडी बेन स्टोक्स इतने टेस्ट मैच जीत चुके हैं जो मतलब बहुत लोग, ग्रैम गुच जैसे दिग्गज इंग्लैंड खिलाड़ी, उन्होंने 3 साल में लगातार 3 टेस्ट नहीं जीत पाए, तो बेन स्टोक्स की टीम ने पाकिस्तान जाकर उन पाटा विकेट्स पे किया था। एंड आई गॉट सम मोर स्टैट्स हियर। दिस इज द सेम दोस्तों, विनिंग 3 ओवरसीज टेस्ट इन द स्पैन ऑफ 3 वीक्स। दिस इज द सेम एज ग्रैम गूच, लाइक आई सेड, मैनेज्ड इन 3 years। इयन बोथम, बॉब विलिस, एलेक्स स्टुअर्ट और एंड्रू फ्लिंटॉफ, इन्होंने मिलाकर 28 टेस्ट मैचेस में 3 टेस्ट मैच जीते बाहर। और यहां बेन स्टोक्स, इकलौता बेन स्टोक्स, पाकिस्तान जाकर लगातार 3 टेस्ट मैच जीते हैं। और इन्होंने कैसे किया था, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बाय गिविंग हिज टीम द लाइसेंस टू गो थ्रिल, जाओ मारो। जेम्स एंडरसन से कहना, जो कि नंबर 11 पे आते हैं, कि अगर हाइपोथेटिकली आपके सामने 20 रन का लक्ष्य है, केवल आप आखिरी बल्लेबाज हो, आखिरी जोड़ी आप हो, डरना मत, मारो, अगर आप आउट हुए कोई बात नहीं। ऐसा बोलना कप्तान का, कोच का, दिस सेज कि दिस टीम बिलीव्स कि हम वाकई में टेस्ट क्रिकेट का रुख बदल सकते हैं और हम बदलेंगे भी। और जैसे कि मैंने कहा था, बेन स्टोक्स जो भी करते हैं, जिस भी खिलाड़ी को वो बैक करते हैं, कुछ ना कुछ हटके रिजल्ट्स हो रहे हैं। पर जहां पर हटके की हम बात करेंगे, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन दोस्तों, आप गौर करिए इन स्टैट्स पे जो मैं आपके साथ लाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। स्ट्राइक रेट्स, आप इन इंग्लैंड खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट्स देखिए और यकीन मानिए, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इतने सालों में से किसी भी टीम ने इस तरह से अग्रेसिव बैटिंग एक सीरीज में बाहर जाकर नहीं किया। हैरी ब्रुक, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स मारे इस सीरीज में, मैन ऑफ द सीरीज, इनका स्ट्राइक रेट देखिए 3 टेस्ट मैच में 93.51। बेन डकेट, जिनके बारे में मैं बात करूं आगे जाके, इनका स्ट्राइक रेट दोस्तों 95.71। दैट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 96 इन अ 3 टेस्ट सीरीज दोस्तों पाकिस्तान में। ऑली पोप नंबर 3 पे आए, 94 की स्ट्राइक रेट। जैक क्रॉली, वही जैक क्रॉली
जो 4 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि इनका टेस्ट करियर दोस्तों खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उनका स्ट्राइक रेट देखिए 91.79। द गाय कुडंट पुट बैट ऑन बॉल थ्रू आउट द इंग्लिश समर, लेकिन उन्हें बैक किया गया था और इनका स्ट्राइक रेट देखिए 91.79। बेन स्टोक्स ने रन कम मारे मिडिल ऑर्डर में, पर इनका स्ट्राइक रेट 93। जो रूट, द ग्रेट जो रूट, जो इनका सीरीज काफी खराब रहा, इन्होंने 3 टेस्ट मैच में केवल 125 रन बनाए, लेकिन आप इनका स्ट्राइक रेट देखिए 85। विल जैक्स का स्ट्राइक रेट 98.88 और मार्क वुड तेज गेंदबाज जो नंबर 10 पे बैटिंग करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट दोस्तों 9.58। मैं दोबारा इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम के बल्लेबाज मतलब 1 2 3 4 5 6 लगभग आपके सारे प्लेयर्स दोस्तों, आपका टॉप 7 93 94 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं है और इसका श्रेय जाता है दोस्तों रॉब की, द हेड ऑफ द ईसीबी, फॉर ब्रिंगिंग इन मकलम एंड नेमिंग बेन स्टोक्स कैप्टन, एज वेल एज ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स एंड Brendan McCullum. Look at these strike rates. एक बार फिर से, before I change the graphic, look at these strike rates दोस्तों. It is quite something. And the batsman I mentioned who was the leading run scorer in this series, इन पे आते हैं दोस्तों, हैरी ब्रुक का डेब्यू इंग्लैंड में हुआ था होम सीरीज पर, एक टेस्ट मैच खेल चुके थे। जब ये पाकिस्तान आए थे तो इनके पास थोड़ा व्हाइट बॉल सक्सेस था पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के अंदर जो T20 सीरीज हुआ था, उन्हें वहां कुछ अच्छे मौके मिले और फिर T20 वर्ल्ड कप में वो काफी मैचेस खेले। बट for him to come in his first overseas series दोस्तों, और इनका आंकड़े क्या थे? 3 टेस्ट मैच, 3 शतक, 1 अर्धशतक, 468 रन, 468 runs at an average of 93.6। पर दोस्तों, more than the average, look at हैरी ब्रुक का स्ट्राइक रेट in his first टेस्ट सीरीज दोस्तों 93.41। कमाल की पारी, और जो हर मैच में उन्होंने शतक लगाया था, एवरी शतक of his दोस्तों मैच पे इंपैक्ट रहा। लेकिन जो तीसरा मैच था, जब सीरीज ऑलरेडी सील हुआ था, इंग्लैंड टीम ने पेडल के ऊपर से अपना पैर नहीं हिलाया, और जो तीसरा जो मैच था, उनका जो शतक था, दिस वाज द बेस्ट वन। और उस बीच मेरे ख्याल से हैरी ब्रुक शायद 80 पे थे, उन्होंने बेन स्टोक्स, अपने कप्तान बेन स्टोक्स को उन्होंने रन आउट किया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सेट हूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आप नए आए हो क्रीज पे, या लगभग आप आउट हो जाओ। कभी आपने सोचा होगा कि ऐसा पॉसिबल है कि मतलब एक इंग्लैंड टीम में या किसी भी टीम में एक युवा खिलाड़ी, बेशक फॉर्म में है, इज हैविंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज, पर एक युवा खिलाड़ी, एक रॉ खिलाड़ी ने अपने दिग्गज कप्तान को आउट किया? अनथिंकेबल। और बेन स्टोक्स का रिएक्शन क्या था? नहीं, उन्होंने गाली नहीं दिया, उन्होंने गुस्से में बैट नहीं फेंका, उन्होंने लात नहीं मारा, उन्होंने पीछे मुड़कर थम्स अप दिया ब्रुक को कि चीते शाबाश, तू सेट है, तू 80 पे, तू 100 मार, तू लीड को बढ़ा, नो इश्यू। दिस दोस्तों अंडरलाइंस इन अ वेरी वेरी स्मॉल मोमेंट कि बेसबॉल और बेन स्टोक्स का रिलेशन क्या है टू दिस टेस्ट मैच एंड हाउ दे आर चेंजिंग इट। कि एक युवा खिलाड़ी जो अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहा है, 5वां टेस्ट मैच खेल रहा है, उन्होंने कप्तान को रन आउट किया, लेकिन कप्तान ने कहा भाई सब चंगा सी, तू खेल। एंड दिस इज वाई दोस्तों मेरा यह मानना है कि हैरी ब्रुक अगले बहुत सालों में इंग्लैंड के सबसे एंटरटेनिंग, सबसे सफल 3 फॉर्मेट प्लेयर रहेंगे। जहां पे लोगों ने कहा कि शायद ये सिर्फ व्हाइट बॉल खिलाड़ी हैं, बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान जाकर इतनी अच्छी बैटिंग करी, 93 की स्ट्राइक रेट से 468 रन मारे। एंड आपको याद दिला दूं कि इनका मौका सिर्फ आया था क्योंकि जॉनी बेयरस्टो, द वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी एक्सपीरियंस्ड जॉनी बेयरस्टो काफी समय से बाहर है। ऑफ कोर्स जब जॉनी बेयरस्टो अपनी रिकवरी सर्जरी के बाद जब वो वापस आएंगे तो बहुत बड़ा सिलेक्शन कॉल होगा कि कौन बाहर जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, और आप मुझसे यही सुन रहे हो इसी शो पर, कि जब जॉनी बेयरस्टो आएंगे ये टीम हैरी ब्रुक को बाहर नहीं कर पाएगी, वो हैरी ब्रुक को ही खिलाएंगे। इसी बात पर, on the topic of Harry Brook, let me put up another poll for all of you lovely people on this show. Is Harry Brook the next big thing in English cricket? आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से फट से अपने फोन पे, आपको कुछ कष्ट नहीं उठाना है, आपको बस मुझे देखते हुए, हैरी ब्रुक को देखते हुए, आपको बस yes दबाना है या no दबाना है। Is Harry Brook the next big thing in English cricket? Because we've seen in a very very short span of time कि इस युवा खिलाड़ी ने क्या किया है। 10 सेकंड है, let's see what the poll results are। इससे पहले I want to talk about another player, Ben Duckett, जो T20 और वनडे रास्ते लेकर वापस आए हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम में तकरीबन 6 साल के बाद। टाइम्स अप। अच्छा जी,
ओहो, आप में से सब व्यूअर्स कह रहे नहीं, चांस नहीं है, हैरी ब्रूक इज नॉट द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंग्लैंड क्रिकेट। ओके, मानता हूं आपकी बात को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु ये बताइए कि अगर हैरी ब्रूक नेक्स्ट बिग थिंग नहीं है तो कौन है? बोलो बोलो, टेल गोपी, जल्दी से बताइए अपने लॉक स्क्रीन पर, हु डू यू थिंक इज इन फैक्ट द नेक्स्ट बिग थिंग इफ इट्स नॉट हैरी ब्रूक। लेट्स नाउ मूव ऑन टू दोस्तों टू ओपनर्स जिन्होंने इस पूरे सीरीज में काफी धूम मचाया, खासकर दोस्तों जो स्क्रीन लेफ्ट पे है बेन डकेट। अच्छा, क्यों मैं बेन डकेट के बारे में बात कर रहा हूं? अगर आपको याद है कि 2016 में इनका डेब्यू आया था शायद बांग्लादेश में, और उसी सीरीज के थोड़े समय बाद वो इंडिया आए थे। ओपनर थे, अग्रेसिव थे, लेफ्टी स्वीप मारे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने जो इस बंदे का, यानी कि जो ऐसे कर रहे हैं बेन डकेट, इनका जो हालत खराब किया, इनको ड्रॉप किया गया था और लग रहा था कि यार इस बंदे का टेस्ट करियर समाप्त, फिनितो, खलास वहीं पे। बट समहाउ Ben Duckett goes back, scores runs in the county system, scores runs for England Lions। पर इनका जो प्रदर्शन रहा दोस्तों व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जैसे कि मैंने कहा था कुछ महीने पहले इंग्लैंड की T20 टीम पाकिस्तान गई थी और वो 7 मैच की श्रृंखला 4-3 से जीती। उस सीरीज में मिडिल ऑर्डर में आके जो बेन स्टोक्स ने मार के, स्वीप मार के, रिवर्स स्वीप मार के पाकिस्तान स्पिनर्स का भूत बनाया, उसी अंदाज को लेकर कहीं ना कहीं मकलम, स्टोक, सेलेक्टर्स, उन्होंने कहा था कि यार पाकिस्तान तो हम वापस आ रहे हैं कुछ महीने बाद 3 टेस्ट मैच खेलने, हमारे पास एक ओपनर तो नहीं है, बिकॉज दे ड्रॉप एलेक्स लीस। तो उन्होंने पंट लगाया था, उन्होंने रिस्क लगाया था कि यार चलो इस लड़के बेन डकेट पर हम दाव लगाते हैं। इनका गेम इंप्रूव हुआ है, इनका पास वनडे फॉर्म है, इनका हौसला, इनका मनोबल तो बड़ा होगा। लेट्स ट्राई एज एन ओपनर इन टेस्ट क्रिकेट। यानी कि तकरीबन 6 साल के बाद फ्रॉम बीइंग ड्रॉप्ड, बेन डकेट कम्स बैक इनटू द सीरीज दोस्तों, और उन्होंने रन मारे। नतीजा क्या था? 357 रन एट एन एवरेज दोस्तों of 71 एंड स्ट्राइक रेट, द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 96। अब देखिए 3 शतक, 100, अपना पहला 100, और इनके साथ जो है क्रॉली, उन्होंने 235 रन बनाए एट 39, पर अलोंग साइड बेन डकेट, क्रॉली, और क्रॉली के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा बिकॉज लाइक आई सेड, इस समर तकरीबन पिछले 10 महीने से 12 साल तक लीडिंग इनटू द होम समर, जैक क्रॉली वाज वन ऑफ द पोरेस्ट परफॉर्मर्स। ये वही जैक क्रॉली हैं जिन्होंने 2-2.5 साल पहले 267 मारते दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसके बाद जब भी इनको मौका मिला, या तो उन्हें स्टार्ट नहीं मिला, और अगर स्टार्ट मिला तो वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए, उस स्टार्ट को वो आगे नहीं ले पाए। बट एलेक्स लीस जो उनके ओपनर पार्टनर थे, इनको तो सिलेक्टर्स ने बाहर कर दिया। बट बेन स्टोक्स और मकलम ने कहा नहीं जैक, तुम आओ पाकिस्तान, हम तुम्हें एक और मौका देंगे। एंड व्हाइल हिज सीरीज वाज नॉट एज गुड एज ब्रुक्स और पोप्स और डकेट्स, जैक क्रॉली ने दिखाया कि उनमें अभी भी दम है। और उनका जो पहला मैच का पहला दिन, जब इन दोनों ने बड़ी ओपनिंग शुरुआत करी, टेस्ट मैच का पहले ओवर में 12-14 रन आए जैक क्रॉली के बल्ले से। जैक क्रॉली ये शोड कि हाँ शायद वो लंबी रेस की घोड़ी नहीं है, पर ही डिजर्व्स टू बी प्लेड फॉर सम टाइम। इसी बात पर one more poll for you दोस्तों, should Duckett and Crawley be persisted with as openers? यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या इंग्लैंड टीम को इन दोनों को थोड़े और समय तक साथ खिलाना चाहिए? बिकॉज आप कह सकते हो कि हाँ चलिए उन विकेट्स पर जहां पे बहुत सारे स्पिनर्स हैं वहां पे इनका गेम चल गया, लेकिन बेन डकेट का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है सीम के अगेंस्ट, तो विल दे परहैप्स पिक अनदर ओपनर व्हेनेवर दे गो बैक टू प्ले इन इंग्लैंड? और क्या आपको लगता है कि इस सीरीज की सफलता के बाद क्या बेन डकेट और जैक क्रॉली को एक साथ थोड़ा और समय, 1 साल 1.5 साल के लिए इन्हें रखना चाहिए? टाइम्स अप, लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। अच्छा जी, 50% लोग आप में से कह रहे हैं हाँ, और 50% लोग आप में से कह रहे हैं नहीं। सो आई थिंक परहैप्स आपको लग रहा होगा कि यार बेन डकेट तो वहां चले पाकिस्तान में, सीमिंग विकेट्स पे जब बॉल स्विंग कर रही है तो इनका प्रदर्शन कैसे रहेगा? शायद दैट्स व्हाई द वोट्स आर स्प्लिट डाउन द मिडल। लेट्स नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नंबर 3 बैट्समैन दोस्तों फ्रॉम दिस सीरीज, ऑली पोप। ऑली पोप दोस्तों, जब इयन बेल का टाइम समाप्त हो चुका था तो ऑली पोप आए इंग्लैंड टीम में, और बहुत लोगों ने कहा था कि ऑली पोप जो है वो अगला इयन बेल है। इनका शुरुआत काफी अच्छा रहा, लेकिन लाइक क्रॉली, लाइक मेनी प्लेयर्स, लाइक इयन बेल, थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ ऑली पोप की गेम में। लेकिन इस साल में अच्छे रन उन्होंने बनाए थे, और जब ये पाकिस्तान गए थे तो बहुत लोगों ने कहा कि इनको
मेरा वोट तो यस से संगम मिश्रा। थैंक यू संगम फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप में से और कोई व्यूअर्स हैं तो लाइक ठोकिए, हाई 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 कहिए, इमोजीज भेजिए ताकि आई नो यू आर लाइकिंग द शो। तो हाँ, ओली पोप, जब से मैंने इस बंदे को देखा तो यहां टिपिकल टैलेंट की बात नहीं है, लाइक विद केएल राहुल, लाइक विद शुभमन गिल, यहां पे टैलेंट की बात नहीं है, बस एप्लीकेशन की बात है और अक्सर ये फंस जाते हैं। लेकिन इस बहुत बहुत बड़े टफ सीरीज में इनको नंबर 3 का रोल दिया गया था और 2 टेस्ट मैच जब बेन फोक्स नहीं खेल पाए तो इन्हें विकेट कीपिंग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और इतनी बेहतरीन, इतनी स्मूथ विकेट कीपिंग करने के बाद 2 टेस्ट में जब फोक्स वापस आए थे तो ओली पोप वाज फील्डिंग एट शॉर्ट लेग एंड स्लीपर एंड ही वाज टेकिंग टफ कैचेस देयर। तो ऑल राउंड ओली पोप का योगदान दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहा था इस सीरीज में। बिकॉज स्टोक अश्विन के खिलाफ नहीं चलेगा, बिल्कुल स्टोक्स का भी रिकॉर्ड लाइक बेन डकेट का जो मैंने जिक्र किया था, स्टोक्स के अगेंस्ट किसी भी लेफ्ट हैंडर का रिकॉर्ड अक्सर इंडिया के अंदर अश्विन के सामने बहुत बहुत खराब है। एंड इनफैक्ट दिस व्हाई आई सेड, क्या बेसबॉल एशियन कंडीशंस में चलेगा? अब एक सीरीज की बात करें तो हाँ, पाकिस्तान में चल गया, बट क्या ये श्रीलंका में चलेगा जहां उनके पास भी बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं? क्या ये इंडिया में चलेगा? ये देखना पड़ेगा। बट फिलहाल बेसबॉल इज वर्किंग और आई थिंक अलोंग विद बेन डकेट एंड क्रॉली एंड ब्रुक, ओली पोप का भी बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है जब से बेसबॉल आया, क्योंकि इनको एक सिक्योरिटी दिया कि आप हर मैच खेलोगे, आप 3 पे खेलोगे। एंड आई थिंक द रिजल्ट्स दैट वी सॉ फ्रॉम ओली पोप, 238 रन्स, not a huge amount of runs but a crucial 100, a couple of 50s, और फिर दोस्तों स्ट्राइक रेट 94। दिस टू मी वाज अनदर अपॉर्चुनिटी ग्रैब बाय ओली पोप। और क्योंकि बहुत सारे पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ी, उनकी मीडिया कहते आए काफी सालों से कि ये भी एक फ्यूचर लीडर है, तो यही सवाल आई वांट टू पुट टू यू। क्या आपको लगता है दोस्तों, इज ओली पोप अ फ्यूचर टेस्ट कैप्टन? 30 seconds on the clock for you to cast your vote. I want to know whether आपको लगता है, जितना भी आप लोगों ने देखा है ओली पोप को, do you think after buying into this baseball philosophy, after playing to the way that McCullum and Stokes want, do you think Oli Pope is on his way to being a leader? Because खुदा ना खास्ता जैसे कि इंडियन टीम के साथ हुआ था कि जब विराट कोहली का टाइम चल रहा था तो टीम ने, शास्त्री ने, सिलेक्टर्स ने किसी युवा वाइस कैप्टन को ग्रूम नहीं किया था। सो डू यू थिंक इंग्लैंड विल मेक द सेम मिस्टेक, और डू यू थिंक उन लोगों ने ऑलरेडी ओली पोप को लॉक किया गया एज अ फ्यूचर कैप्टन? उनके पास बहुत बहुत समय है, 7-8 साल तक वो खेल सकते हैं। और यहां पे ऑन द क्लॉक आई सी 50-50, यानी कि 50% व्यूअर्स कह रहे हैं कि जी हां ओली पोप फ्यूचर कप्तान है और 50% कह रहे हैं नहीं। चलिए, बहुत सारी बातें हमने की दोस्तों इस शो पे बैट्समैन के बारे में, अब आते हैं थोड़ा बॉलर्स के बारे में। क्यों? बिकॉज एंड आई वांट टू से, जहां मैंने दिखाया आपको कि बैट्समैन के क्या आंकड़े थे, क्या इनके एवरेज थे, कितने शतक मारे, कितने अच्छे स्ट्राइक रेट थे, बात ये भी है कि दोस्तों पाकिस्तान में जाकर 60 विकेट लेना ये बहुत 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 बड़ा इंपैक्ट रहा। अगर इंग्लैंड के बॉलर 60 विकेट नहीं लेते तो शायद वो सीरीज नहीं जीत जाते। जी हां, बहुत सारा श्रेय जाता है अग्रेसिव बैटिंग पर, रिस्की बैटिंग पर, अग्रेसिव बैटिंग पर, बट 60 विकेट लेना दोस्तों बहुत बहुत बड़ी बात है। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले अगर हम पाकिस्तान के अंदर 3 मैच का श्रृंखला को देखें तो केवल एक टीम ने दोस्तों पाकिस्तान के अंदर 3 टेस्ट मैच सीरीज में 60 विकेट लिए। कौन थी वो टीम? श्रीलंका, 99-2000 में। और उस सीरीज में दोस्तों मुथाया मुरलीधरन नाम के एक बॉलर थे जिन्होंने 26 विकेट लिए थे और इनका एवरेज 20 से कम था। मतलब वी नो मुरली 800 विकेट्स, टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल बॉलर उनके पास वो था। बेन स्टोक्स का सबसे सफल बॉलर कौन? He had the highest wicket taker, fast bowler जेम्स एंडरसन, जो 40 की उम्र में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिया दोनों टेस्ट मैचेस में। He had Ollie Robinson, but he did not have a bowler of a Murali's class. उसके बावजूद हैंडिंग डेब्यूज, पहला मैच में विल जैक्स जैसे बॉलर को, पार्ट टाइम बॉलर को डेब्यू कराना, और आखिरी मैच में जब सीरीज जीत चुके थे रेहान अहमद जैसे 18 साल के बॉलर को चांस देना। दिस शोज कि इनके पास बॉलर टॉप क्लास बॉलिंग नहीं थी, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं थे, ऑली रॉबिन्सन वाज देयर आफ्टर अ व्हाइल, बट इट्स कलेक्टिव, दिस बॉलिंग सिलेक्शन टेकिंग 60 विकेट्स, ये बहुत 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 बड़ी बात है। एंड ऑल्सो गोज टू हाउ टीम एनवायरनमेंट कैसा है। आपको बता दोस्तों कि जैक लीच वाज द लीडिंग विकेट टेकर विद 15 विकेट्स। उसके बाद
जेम्स एंडरसन 40 साल के 8 विकेट। ऑली रॉबिन्सन जो मैन ऑफ द मैच थे दूसरे टेस्ट में, इन्होंने 9 विकेट लिए। मार्क वुड आपके स्क्रीन पे है, क्या कमाल के फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ूंगा इस सीरीज से पहले, वापस आए, इन्होंने लिए 8 विकेट। इसके बाद दोस्तों जैक लीच 15 विकेट। मतलब हर सेशन में जो भी सिचुएशन हो, बॉलर्स ने कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटे, वो अटैक करते रहे। और जिस तरह से खासकर मैच मतलब डे के एंड पे, जैक लीच गेटिंग दैट विकेट ऑन द 4th इवनिंग, मार्क वुड कमिंग इन लेट ऑन द डे एंड टेकिंग विकेट्स। जब भी सिचुएशन शायद इंग्लैंड टीम से हाथ से बाहर जा रहा था, तो बॉलर्स ने कमाल दिखाया। किसी भी बॉलर ने बड़े बड़े हॉल नहीं लिए थे, बट कंबाइंड जो 7-8 बॉलर्स थे, दे गॉट द जॉब डन। और इसीलिए सीरीज के बाद स्टोक्स ने कहा था कि मैं अपने बॉलर्स को सलाम देना चाहूंगा। इसी बात पर एक और पोल डालते हैं आपके लिए दोस्तों। Who had the biggest impact on England's 3-0 win? Was it the batsmen we talked about? ये सारे बैट्समैन जिन्होंने 90, 93, 99 के स्ट्राइक रेट में रन बनाए, और was it the bowler, this ragtag bunch of bowlers who combined to take 60 विकेट? इनमें से विल जैक्स डेब्यू हुआ है, उन्होंने 6 विकेट लिया। रेहान अहमद डेब्यू, उन्होंने 5 विकेट लिए। जैक लीच जिन्होंने रन काफी दिए। हाउ डिड दीज बॉलर्स फेयर इन योर ओपिनियन? जल्दी से बताइए, 7 सेकंड बाकी हैं। क्या ज्यादा श्रेय जाना चाहिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को या इंग्लैंड के बॉलर्स को? आई वांट टू नो योर व्यू। टाइम्स अप एंड अगेन वी गॉट वन। यार ये स्प्लिट वोट बहुत हो रहा है, कोई ज्यादा एक तरफ लोग आप वोट नहीं कर पा रहे हो। 50% लोग कह रहे हैं बैटिंग और 50% लोग कह रहे हैं बॉलिंग। मतलब काफी न्यूट्रल लोग हैं यहाँ। दोस्तों स्पीकिंग ऑफ विल जैक्सन सिलेक्शन, आई थिंक सिलेक्शन दोस्तों एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर था इस सीरीज में। ये बंदा जिसके हाथ में बॉल है, इनका नाम है विल जैक्स। विल जैक्स ने पहला टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था, बट कुछ महीने तक इन्हें केवल एक T20 ओपनर के रूप में जाना माना जाता था। लेकिन यहां पे इनका पार्ट टाइम ऑफ स्पिन को टीम ने बैक किया और नतीजा था दोस्तों 6 विकेट एक मैच में, एक बहुत बड़ा योगदान एक मैच जीतने। तो सी समवन लाइक विल जैक्स जिनको बहुत सारे ओवर डालने पड़े पाटा विकेट पर, बट हिम दोस्तों कमिंग एंड गेटिंग 6 विकेट्स, इट्स अ बिग थिंग। हमने बेन डकट के बारे में बात किया कि 6 साल के बाद इनको बेन स्टोक्स और मकलम ने मौका दिया, उन्होंने बड़े अच्छे रन मारे। जैक क्रॉली जो लग रहा था कि शायद इनका करियर खत्म होने वाला है, उनको मौका दिया गया था, उनको भी काफी अच्छे रन मिले। रेहान अहमद 18 साल का लड़का, उन्हें मौका दिया था। मार्क वुड को दोबारा एक चांस दिया गया था। लियम लिविंगस्टन मतलब T20 फ्रेंचाइज के सबसे बड़े नाम आजकल, उन्हें मौका दिया गया था टेस्ट मैच में। किसने सोचा कि 2 महीने पहले लियम लिविंगस्टन के पीछे टेस्ट क्रिकेटर का टैग होगा? चलिए वो नहीं चले, वो घायल भी हो चुके, बट समथिंग लाइक दैट, दिस इज व्हाट बेसबॉल इज ऑल अबाउट, टेकिंग रिस्क्स। यहां पे संगम मिश्रा कह रहे हैं हाँ जी हाँ 6 विकेट बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल, मतलब एक ऐसे खिलाड़ी से जो 2 महीने किसी ने सोचा नहीं होगा इंग्लैंड के बाहर कि विल जैक्स जैसे T20 ओपनर एक टेस्ट ऑलराउंडर बनेंगे, उनका 6 विकेट लेना बहुत बहुत बड़ी बात है। ऑल्सो अ वर्ड फॉर रेहान अहमद, मतलब जैसे कि मैंने कहा था 18 साल की उम्र में इनको मौका देना। इन्होंने आखिरी मैच के चौथे दिन पर पहले 3 घंटे तक इनको बॉल नहीं गया था, लेकिन जब इनको इनके हाथ में बॉल दिया गया था तो 18 साल के लड़के ने 5 विकेट लिया अपने लेग स्पिन से। दिस इज व्हाट बेसबॉल इज अबाउट। इट्स अबाउट अग्रेसिव सिलेक्शन, अग्रेसिव कैप्टनसी, ऑल्सो अबाउट टेकिंग रिस्क। हो सके कि कुछ आपके सिलेक्शन बैकफायर होंगे, नहीं चलेगा, पर ये बहुत 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 बड़ी बात है कि आप ऐसे प्लेयर्स को आप बैक कर रहे हो जो शायद बहुत लोग सोचते हैं कि यार इनका समय नहीं है। संगम मिश्रा कह रहे हैं वेरी नाइस योर लाइव शो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वन मोर पोल दोस्तों फॉर ऑल ऑफ यू ऑन द सिलेक्शन। इज इंग्लैंड्स अग्रेसिव सिलेक्शन टू रिस्की? क्या आपको लगता है कि इस बेसबॉल वाले मैवरिक फॉर्मेट में काफी रिस्क है? बताइए, आपके पास 30 सेकंड है लॉक स्क्रीन पर, एंड देन आई विल गेट इनटू द फाइनल डिस्कशन ऑन बेसबॉल आई वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये सब खत्म हो चुका है। इट्स नॉट टू फॉर नाउ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलेंगे एशेज, और बहुत सारे लोग मीडिया में फैन चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये बेसबॉल क्या चलेगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। सो लेट्स सी, बट वी हैव 10 seconds left on the clock. The question is England's aggressive selection too risky? It looks like we've got another one-sided voting section here. मतलब आप में से 100% लोग कह रहे हैं कि हाँ इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क है। कोई बात नहीं, होता है। लाइक आई सेड, बेसबॉल बहुत ही रिस्की है, लेकिन जब चलता है तो तूफान मच जाता है। नाउ लेट्स क्विकली दोस्तों
bring up an image of the team that Australia is going to be, that England, माफी चाहूंगा, is going to be playing next. Australia Ashes सीरीज, पैट कमिंस की टीम दोस्तों वेस्ट इंडीज को धोया, फिर हाल ही में वीकेंड को 2 दिन के अंदर गैबा में 2 दिन के अंदर यानी कि सैटरडे संडे उन्होंने साउथ अफ्रीका को खत्म कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि जो टीम टॉप पे है, जो WC टेबल के टॉप रैंक टीम है, इनके सामने क्या चलेगा बेसबॉल। बिकॉज तकरीबन 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का बहुत बहुत बुरा हाल किया था एशेज में। तो नाउ अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज लुकिंग एट दिस टीम, इज बेसबॉल गोइंग टू वर्क। इसीलिए आई वांट टू ब्रिंग अप द लास्ट पोल फॉर यू दोस्तों, इज बेसबॉल sustainable across the globe? 30 seconds on the clock. Quickly, keep in mind the WCTC table. Keep in mind Australia का form, Australia का अनुभव, इनका fearless bowling attack, तेज bowling attack. क्या आपको लगता है कि जब ये दोनों टीम मिलेंगे एशेज में तो क्या होगा? Is baseball sustainable across the globe? क्योंकि फिलहाल दोस्तों बेसबॉल केवल 2 देशों में चल चुका है, इंग्लैंड में जहां पे टीम ने कुछ 7 टेस्ट मैच जीते, 6 टेस्ट मैच जीते, और अब पाकिस्तान में जहां 3 टेस्ट मैच जीते। लेकिन जब क्या बेसबॉल इंग्लैंड में चलेगा? क्या बेसबॉल ऑस्ट्रेलिया में चलेगा? क्या बेसबॉल साउथ अफ्रीका में चलेगा? क्या बेसबॉल श्रीलंका में चलेगा? इज इट सस्टेनेबल? एंड ऑल ऑफ यू आर सेइंग इन फैक्ट इट इज नॉट। तो शायद आप भी इस बात से सहमत हैं कि थोड़े थोड़े डिफरेंट नजरिया से देखना पड़ेगा बेसबॉल को। पर जो भी दोस्तों, ऑल सेड एंड डन, राइट नाउ बेसबॉल हैज बीन an outstanding facet of test cricket to watch. I think it's made test cricket more aggressive and I think it's changing the face. But yes, it's only been 7-8 months of baseball. Thank you to all of you who joined this show. बहुत मजा आया आपके सामने, आपके लिए ये सारे बातें लाना, इतना चर्चा करना। Thank you for your comments. और मैं आपसे मिलूंगा फ्राइडे को इसी समय और हम बात करेंगे IPL ऑक्शन के बारे में, जो फ्राइडे को शुरू होने वाला है। फ्राइडे दोपहर 2:30 बजे आप मेरे साथ 12:30 बजे इसी मंच पर जुड़ सकते हैं और मैं अपने गेस्ट को लेकर IPL ऑक्शन के बारे में बात करूंगा। Until then, stay safe, enjoy your week, love you all, goodbye, जय हिंद।